ओके तो आज अब हम स्टार्ट करने वाले हैं 10th क्लास के लिए उनका सेकंड चैप्टर। ठीक है, तो अभी हम केमिस्ट्री का ही सेकंड चैप्टर उठाने वाले हैं, दैट इज़ एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो ये एनटीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो भी पॉइंट्स होंगे, ठीक है, मैं आपको अच्छी तरह बता दूंगी। एंड उसके बाद जैसे कि आपको पिछले चैप्टर की भी असाइनमेंट मिली थी, इस चैप्टर की भी असाइनमेंट मिल जाएगी एंड उससे आपको सॉल्व करना है ऑनेस्टली। तो बिना टाइम वेस्ट किए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो आपके लिए सबसे पहले पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में इलेक्ट्रोलाइट्स का बहुत बड़ा रोल है सॉल्ट्स, एसिड्स एंड बेसिस को समझने के लिए। तो इलेक्ट्रोलाइट्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो किसी भी सोल्यूशन में डालने के लिए, जब उनको हम एक सोल्यूशन में डाल देते हैं तो वो आयंस में डीकम्पोज हो जाते हैं, आयंस में ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं। कौन से आयंस? केटायंस और एनायंस। इसके बारे में आपको पता ही है, हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था इसके बारे में, केटायंस एंड एनायंस के बारे में। सो इलेक्ट्रोलाइट्स वो सब्सटेंसेस हैं जो किसी भी सोल्यूशन में डालने के लिए डीकम्पोज हो जाते हैं इनटू आयंस, दैट इज केटायंस एंड एनायंस। ठीक है, तो जब हम इलेक्ट्रोलाइट्स को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो डिसोशिएट यानी डीकम्पोज हो जाते हैं पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस में। तो ये आपको पता ही है, पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस को हम केटायंस कहते हैं एंड जो नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस होते हैं उनको हम एनायंस कहते हैं। तो ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। उसके बाद अब हम NaCl की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। NaCl का एग्जाम्पल हम सबसे पहले लेते हैं, उसको समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो जब हम NaCl के क्रिस्टल्स को, NaCl आपको पता है कॉमन सॉल्ट, इसके क्रिस्टल्स को हम वाटर में डालते हैं तो क्या होता है कि इसके जो आयंस होते हैं वो सरफेस से अट्रैक्ट हो जाते हैं, यानी पोलर मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर से वो अट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, कौन से आयंस होते हैं? जो सोडियम पॉजिटिव आयंस होते हैं। सोडियम के जो पॉजिटिव आयंस होते हैं वो नेगेटिव पोल से, ठीक है, तो जो नेगेटिव पोल से हैं पॉजिटिव आयंस जो होते हैं वो अट्रैक्ट हो जाते हैं। एंड जो क्लोरीन में जो नेगेटिव आयंस होते हैं वो पॉजिटिव पोल्स से अट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में अट्रैक्ट होते हैं एंड रिपल्शन भी ज़रूर होता है। ठीक है, अब आगे इसके बारे में हम समझते हैं। तो इसका आप ज़रा एक बार ये प्रोसेस देख सकते हो। अगर हम यही सेम प्रोसेस HCl के साथ करें, HCl को अगर हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो हाइड्रोनियम आयंस प्लस क्लोरीन आयंस फॉर्म होते हैं। ठीक है, हाइड्रोनियम मतलब H3O पॉजिटिव एंड क्लोरीन इज Cl नेगेटिव। तो ये रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड इससे आपको याद रखना है। ठीक है, तो एक ये इंपॉर्टेंट लाइन आपके लिए लिखी हुई है, द आयंस दैट हैव पास्ड इनटू द सॉल्यूशन रिमेन बाउंड टू वाटर मॉलिक्यूल्स एंड फॉर्म आयन हाइड्रेट्स। ठीक है, तो ये आपको आयन हाइड्रेट्स इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल आप एक बार इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, उसके बाद अब हम इलेक्ट्रोलाइट्स, जैसे मैंने आपको बताया इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इलेक्ट्रोलाइट्स का। तो इलेक्ट्रोलाइट्स को हम 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स एंड एक है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कौन से होते हैं? ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में जैसे अब आप एग्जांपल देख सकते हो H2SO4, HCl, HClO4। ठीक है, ये सब जो होते हैं ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स वो होते हैं, जैसे मैं भी आपको समझाती हूँ, पहले आप एग्जांपल्स देख लो। जैसे होते हैं CH3COOH यानी एसिटिक एसिड। ठीक है, ये सब इसके एग्जांपल्स होते हैं। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स वो होते हैं जो वाटर में डालने के लिए या किसी भी एक्वस सॉल्यूशन में डालने पर कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाते हैं। किस में डिसोशिएट होते हैं? आयंस में। कौन से आयंस में? पॉजिटिव एंड नेगेटिव यानी केटायंस एंड एनायंस में। ठीक है, एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स वो होते हैं जो पार्शियली डीकम्पोज होते हैं, वो टोटली डीकम्पोज नहीं हो पाते एंड इसीलिए हम उनको वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। वो आयंस उनके जो हैं केटायंस और एनायंस वो टोटली ब्रेक नहीं हो पाते, पार्शियली ब्रेक होते हैं, इसलिए हम उन्हें वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। डिसोशिएट वो भी होते हैं बट वो कंप्लीटली नहीं होते, इसलिए वो वीक हैं। स्ट्रॉन्ग वो हैं जो टोटली डिसोशिएट हो जाते हैं इनटू आयंस। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई हो। अब अगर हम एसिड्स और बेसिस के टॉपिक पर चलें, ठीक है, हमने इंट्रोडक्शन देख ली, जो बेसिक चीज़ें हमें अपने चैप्टर को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए चाहिए थी वो हमने रीड आउट कर ली हैं। अब हम एसिड्स की बात करते हैं। एसिड्स आपको पता है काफ़ी सॉर टेस्ट करते हैं, कभी टेस्ट मत करना। ठीक है, तो टेस्ट सॉर एंड दे टर्न ब्लू लिटमस रेड, ये बेसिक सी चीज़ें आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो। और हाइड्रोजन को लिबरेट करते हैं जब भी उनको मेटल्स के साथ हम रिएक्ट करवाते हैं। और बेसिस बिटर इन टेस्ट होते हैं, स्लिपरी इन टच होते हैं। सबसे कॉमन एग्जांपल तो आपके पास सोप है ही। फिर ये रेड लिटमस को ब्लू भी टर्न कर देते हैं। ठीक है, और ये चीज़ भी आपको पता है कि एसिड और बेस एक दूसरे
दूसरे को न्यूट्रलाइज करके क्या बनाते हैं, सॉल्ट्स बनाते हैं। ये चीज़ें आपको बेसिक्स ही पता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक थ्योरी आती है, दैट इज़ आर्हेनियस थ्योरी, ठीक है। इसमें आपको समझना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है एनटीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, पहले मैं आपको बता देती हूँ। एनसीईआरटी बुक में भी इसका थोड़ा सा मेंशन है, ठीक है, तो आप ध्यान से देखना। एसिड्स की अगर डेफिनेशन हम आर्हेनियस थ्योरी के बेस पर देखें तो एसिड्स की जो डेफिनेशन है दैट इज़ कि वो प्रोड्यूस करते हैं हाइड्रोजन आयंस। जब भी उनको हम डिसोशिएट करते हैं तो वो हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करते हैं इन वाटर। और बेसिस वो सब्सटेंसेस हैं जो हाइड्रोक्सिल, जिनको हम OH नेगेटिव आयंस कहते हैं ना, वो फॉर्म करते हैं जब हम उनको वाटर में मिक्स करते हैं। अब इसका ज़रा रिएक्शन देखो, HCl में क्या होता है, हाइड्रोजन और क्लोरीन आयंस फॉर्म हो जाते हैं। तो हाइड्रोजन HCl क्या है, एक एसिड है, ठीक है। कैसे हम कह सकते हैं, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन आयंस फॉर्म हो रहे हैं। और NaOH को हम बेस क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें OH नेगेटिव आयंस फॉर्म हो रहे हैं जिनको हम हाइड्रोक्सिल आयंस कहते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये इनकी डेफिनेशन है। इसी तरह से हम पहचान कर सकते हैं कि क्या एसिड है और क्या बेस है। अब नेक्स्ट चीज़ देखो, अच्छा अब हमने जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स में स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स पढ़े, अब वैसी एसिड्स में भी हम स्ट्रॉन्ग एसिड्स और स्ट्रॉन्ग बेसिस एंड वीक एसिड्स, वीक बेसिस के एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो इसमें भी सेम फंडा है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड्स में क्या है कि वो डिसोशिएट कंप्लीटली हो जाते हैं, वीक एसिड्स में क्या है वो डिसोशिएट कंप्लीटली नहीं हो पाते। बेसिस में भी सेम चीज़ है, जो डिसोशिएट हो जाते कंप्लीटली वो स्ट्रॉन्ग है और जो नहीं हो पाते वो वीक हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर है। एग्जांपल्स थोड़े देखने आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड्स में क्या है, H2SO4, HNO3, नाइट्रिक एसिड है ना, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये सब आपको पता है। स्ट्रॉन्ग बेसिस कौन से हैं, जैसे है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, बेरियम हाइड्रोक्साइड, तो ये सब स्ट्रॉन्ग बेसिस है। वीक एसिड जैसे एसिटिक एसिड है, ठीक है, ये सब है। और हाइड्रोजन फ्लोराइड है, ये सब सारे वीक एसिड्स हैं। वीक बेसिस NH4OH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये सब सारे वीक बेसिस हैं। ऑलराइट, तो आपको याद रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब हम चलते हैं, थोड़े सोल्यूशन की बात कर लेते हैं। तो सोल्यूशन में क्या है कि आपको न्यूट्रल सोल्यूशन और एसिड सोल्यूशन और बेसिक सोल्यूशन के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे हमने एसिड को डिफ़ाइन किया था एक वे से कि वो हाइड्रोजन आयंस करते हैं, अब उनको एक और वे से भी हम कर सकते हैं डिफ़ाइन कि वो सब्सटेंसेस जो प्रोटोन, ठीक है। अब हाइड्रोजन क्या होता है, प्रोटोन डोनेट करता है, यानी अपना एक प्रोटोन यानी हाइड्रोजन प्लस आयन वो डोनेट कर देता है, तो उसे हम एसिड कहते हैं। और बेस जो एक्सेप्ट करता है हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन यानी प्रोटोन को वो एक्सेप्ट करता है, तो वो बेस है, ठीक है। एसिडिटी और बेसिसिटी भी हम इसी वे से डिफाइन कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। अब न्यूट्रल सोल्यूशन तो वो होते हैं जिसमें मतलब बैलेंस्ड है, एसिड एंड बेस का एक बैलेंस है। बट एसिड सोल्यूशन वो होते हैं जिसमें 10⁻⁻7 मोल पर लीटर से ज़्यादा की क्वांटिटी में हाइड्रोजन प्लस यानी प्रोटोन प्रेजेंट है। और बेसिक जो है हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन की, उसमें क्वांटिटी 10⁻⁻7 मोल पर लीटर से कम है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं। और न्यूट्रल में 10⁻⁻7 के बराबर है, इक्वल है। अब pH स्केल की बात कर लेते हैं। तो pH स्केल वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय सॉर्सन, ठीक है, टू एक्सप्रेस एसिडिटी और बेसिसिटी, ठीक है। तो एसिडिटी और बेसिसिटी को डिफाइन करने के लिए pH स्केल आया था, ठीक है। तो pH स्केल को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, -log H पॉजिटिव, ठीक है, यानी प्रोटोन टू द बेस 10, ठीक है। ये आप ऐसे ही याद रख सकते हो, इसकी डिटेल में जाने की कोई इतनी खास ज़रूरत नहीं है। अब अब जो मैं बताऊंगी वो इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रल सोल्यूशन का जो pH होता है दैट इज इक्वल्स टू 7 एंड एसिड सोल्यूशन का लेस देन 7 एंड बेसिक का ग्रेटर देन 7। तो आप एक बार अपनी बुक में pH स्केल का डायग्राम देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। 7 के जो लेफ्ट साइड पे होंगे वो सारे एसिड्स होंगे, यानी 7 से कम होगी उनकी हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, और हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन जिनकी 7 से ज़्यादा होगी वो बेसिक होंगे, जिनकी 7 की इक्वल होगी वो क्या होंगे, आपके न्यूट्रल सॉल्यूशंस, ठीक है। तो ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पर लिखी हुई है कि हाइड्रोजन आयन जैसे जैसे इंक्रीज होते हैं pH उतना ही डिक्रीज होता है। यही अभी आपने देखा, 7 से जितना कम होगा आपका उतना ही ज़्यादा वो एसिडिक होगा, 7 से जितना ज़्यादा होगा उतना बेसिक होगा। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद हम सॉल्ट पे जाने वाले हैं। तो सॉल्ट का आपको बेसिक मीनिंग तो पता ही है, अभी आपको ऊपर भी पता है, एसिड बेस को न्यूट्रलाइज करने से आपके पास सॉल्ट बनता है। सॉल्ट भी तीन टाइप के होते हैं, दैट इज़ न्यूट्रल सॉल्ट,
एसिडिक सॉल्ट एंड बेसिक सॉल्ट। न्यूट्रल सॉल्ट वो होते हैं जो एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बनते हैं। अब एसिड भी कहता मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, बेस भी कहता मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, तो उससे क्या बनेगा? न्यूट्रल सॉल्ट। एग्जाम्पल्स आप देख सकते हो जैसे NaCl सबसे कॉमन एग्जाम्पल है। एसिडिक सॉल्ट वो होता है जिसमें स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। एसिड कहता है मैं स्ट्रॉन्ग हूँ बट बेस कहता है कि मैं वीक हूँ, तो वो एसिडिक सॉल्ट है एंड उसका एग्जाम्पल है NH4Cl। ठीक है। बेसिक सॉल्ट वो है जिसमें बेस कह रहे नहीं मैं स्ट्रॉन्ग हूँ बट एसिड बेचारा वीक रह गया, तो यहाँ पर क्या बनेगा? बेसिक सॉल्ट। तो आई होप आपको एग्जाम्पल क्लियर है। ठीक है। एग्जाम्पल इसका देख लो सोडियम कार्बोनेट। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब हम थोड़ी इनकी एप्लीकेशंस पर जाने वाले हैं। ठीक है। तो सबसे पहले तो जो आपका प्रोसेस है दैट इज़ हाइड्रोलिसिस प्रोसेस, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। इसमें क्या होता है? सॉल्ट जब वाटर में जाकर ब्रेक होता है टू फॉर्म एसिडिक और बेसिक सोल्यूशन। अब वो एसिडिक भी बना सकता है, बेसिक भी बना सकता है। आपको अभी आपको समझाया कि एसिडिक सोल्यूशन कब बनेगा, बेसिक सोल्यूशन कब बनेगा। तो जब वो पानी में जाएगा एक सॉल्ट तो वो ब्रेक हो जाएगा या तो एसिडिक सोल्यूशन में या बेसिक सोल्यूशन में। इस प्रोसेस को हम हाइड्रोलिसिस कहते हैं। कॉमन एग्जाम्पल सबसे पहले जो हमने चैप्टर की स्टार्टिंग में ही देखा था दैट वाज सोडियम क्लोराइड, तो आप उसी को एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है। ये आप ध्यान रख लो, सोडियम क्लोराइड का मेन सोर्स सी वाटर आपको पता ही है। ठीक है। इसमें कुछ खास नहीं है। अब हम कॉस्टिक सोडा के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड में यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रा ध्यान देना इस चीज़ पर। ठीक है। तो जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की ब्राइन सोल्यूशन में, ठीक है, याद रखना है NaCl को हम ब्राइन सोल्यूशन भी कहते हैं। ठीक है। इसकी डिसोसिएशन करवाते हैं तो जो हाइड्रोजन गैस होती है वो कैथोड पे जाती है एंड क्लोरीन गैस जाती है एनोड पे, और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन होगा, ठीक है, उसके जो रिमेनिंग पार्टिकल्स होंगे वो नियर द कैथोड जाएंगे। एंड इस पूरे प्रोसेस को हम क्लोर एल्कली प्रोसेस कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि क्लोर का मतलब है क्लोरीन एंड एल्कली का मतलब है एल्काइन, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड एक एल्काइन सोल्यूशन है। तो ये क्लोर एल्कली प्रोसेस का डायग्राम देख लेना एक बार बुक से, आपको समझ आ जाएगी। बस ये चीज़ ध्यान रखनी है कौन चीज़ कैथोड पे जाती कौन चीज़ एनोड पे जाती, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपके लिए। उसके बाद ब्लीचिंग पाउडर है। इसका अगर आपसे कोई पूछे कि इसका केमिकल नेम क्या है तो आपको क्या बोलना है? दैट इज़ कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2, और इसको हम कॉमनली क्लोराइड ऑफ लाइम भी कहते हैं। ये कैसे फॉर्म होता है? जब हम ड्राई स्लेक्ड लाइम में, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में हम क्लोरीन गैस को ही पास कर देते हैं। चलो अब हमने क्लोरीन गैस को पास कर दिया, किस में पास कर दिया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में। तो हमें क्या मिलेगा? ब्लीचिंग पाउडर मिलेगा, जिसे हम क्या कहते हैं? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। उसका फॉर्मूला क्या है? CaOCl2, और साथ में हमें फ्री का पानी भी मिलता है, H2O भी आपको मिल जाता है। ठीक है। तो इस तरह से आप ब्लीचिंग पाउडर को समझ सकते हो कैसे बनता है। और ब्लीचिंग पाउडर से आपको पता है ब्लीचिंग एजेंट्स भी काफ़ी सारे बनते हैं। ठीक है। तो वो क्यों बनते हैं? क्योंकि उसमें क्लोरीन गैस लिबरेट होती है। ओके। अच्छा, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है ये थोड़ा NCERT के बाहर है। ठीक है। फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं। दैट इज़ सोडियम हाइड्रोजन कॉन्सोनेट्स। ठीक है। ये एक नाम है एक सॉल्ट का जो एक बेसिक सॉल्ट है। क्यों है अब भाई वो बेसिक सॉल्ट क्यों है? क्योंकि उसका pH 7 से ज़्यादा है। और ये किस प्रोसेस से बनता है? सोलरे प्रोसेस से ये बनता है। कैसे बनता है ज़रा इसकी रिएक्शन देख लो। NaCl2 + NH3 + H2O + CO2 दैट गिव्स NH4Cl + NaHCO3। ठीक है। तो ये आप देख सकते हो। ठीक है। अब NaHCO3 को हम बेकिंग सोडा भी कहते हैं। बेकिंग सोडा की भी बीच में कहानी पढ़ लेते हैं। ये एक वीक बेस है। ठीक है। आपको पता है ये केक्स एंड काफ़ी फ्लफ़ी टाइप चीज़ों को बनाने के लिए, क्योंकि इसमें CO2 जो है वो फूल जाता है जिससे वो फ्लफ़ी बनता है। केक्स एंड पेस्ट्रीज़ एंड ये सब चीज़ें जैसे भटूरेज होते हैं उन सबको बनाने के लिए हम बेकिंग सोडा को बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज़ करते हैं। ठीक है। बहुत ज़्यादा मात्रा नहीं, जितनी स्पेसिफाइड होती है। ठीक है। मेरा कहने का मतलब आई होप आप समझ गए होंगे। अच्छा, उसके बाद अब ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है, प्रॉबेबली लास्ट टॉपिक है, इसको हम पढ़ लेते हैं। ठीक है। इससे पहले आपको एक प्रोसेस के बारे में ज़रा पढ़ लेना चाहिए, दैट इज़ एफोरेसेंस। ठीक है। ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है, किसकी प्रॉपर्टी है? एक हाइड्रेटेड सॉलिड की प्रॉपर्टी है। हाइड्रेटेड सॉलिड कैसा सॉलिड है? जिसमें H2O की प्रेजेंस है, वो सॉलिड जिसमें H2O की प्रेजेंस है। जैसे आप एग्जाम्पल में देख सकते हो सोडियम कार्बोनेट .10H2O, इसमें आपका सोडियम कार्बोनेट सॉलिड है और उसके साथ वाटर फ्री का चिपका हुआ है, तो इसे हम क्या कहेंगे? हाइड्रेटेड सॉलिड कहेंगे। ठीक है। तो ये एक
हाइड्रेटेड सॉलिड की ऐसी प्रॉपर्टी है जो वाटर मॉलिक्यूल्स को, जिसको हम मॉलिक्यूल्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी कहते हैं, लूज़ कर देती है जब हम एयर हीट लेकर आते हैं। तो जब हम एयर हीट को लेकर आएंगे, ठीक है, हम एयर को लेकर आएंगे, हीटेड एयर को लेकर आएंगे, तो ये अपना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लूज़ कर देगा और इस प्रॉपर्टी को हम एफोरेसेंस कहते हैं। ये एनसीईआरटी में नहीं है एफोरेसेंस, लेकिन आपको अपनी बुक में ये ऐड कर लेना है, एनटीएससी के लिए इम्पॉर्टेंट है। ओके तो अब रिएक्शन देख सकते हो आप, ठीक है। एंड यही था वाटर मॉलिक्यूल्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के बारे में, ठीक है। क्वेश्चंस आपको मिलेंगे असाइनमेंट में, तो आप देख सकते हो कैसे क्वेश्चंस इस पर बन सकते हैं। अब लास्ट टॉपिक आ चुका है, दैट इज़ प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम का टॉपिक। सबसे पहले तो अगर आपको कोई पूछ लेना भाई प्लास्टर ऑफ पेरिस का ना कॉमन नेम तो वो खुद ही है, उसका केमिकल नेम बताओ, तो क्या है उसका केमिकल नेम, दैट इज़ कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। याद रखो, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। और ये किससे प्रिपेयर होता है, जिप्सम नाम के केमिकल से, ठीक है। अब इसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या होता है कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CaSO4 कैल्शियम सल्फेट 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को शेयर कर रहे होते हैं। अब इसका रिएक्शन देखोगे तो ज़्यादा समझ आएगा। जिप्सम क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट .2H2O गिव्स कैल्शियम सल्फेट ½ H2O।